एवं अंकों का जो वर्गीकरण है इसका इस प्रकार है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे, यानी कि उससे जुड़े हुए जो 10th क्लास के जो कोर्स होते हैं उससे जुड़े होंगे। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न होगा वो हिंदी मीडियम में केवल होगा, बाकी जो प्रश्न होंगे और दोनों भाषाओं में होंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी होंगे। तो दोस्तों परीक्षा का जो फॉर्मेट होगा उसमें कुल प्रश्न 100 होंगे, याद रखेंगे कुल प्रश्न 100 होंगे, और समय लगे आपको प्राप्त होगा इसमें मात्र 2 घंटे, यानी 2 घंटे में 100 प्रश्न बनाने होंगे। साथ ही एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कि 100 प्रश्न हुए तो कुल अंक कितने हो गए आपको 400 अंक हो गए, 400 अंक हो गए। तो 400 अंकों की इस परीक्षा में आप जितना से अधिक नंबर उठा सकते हैं आपका उससे मेरिट बनेगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो पहले यह जान लेते हैं कि सिलेबस के कितने भाग हैं। आपके सिलेबस के जो भाग है वो 4 भाग है। तो भाग 1 में आप देखेंगे जीके का क्वेश्चन होगा, और भाग 2 में मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, गणित के सवाल होंगे, और भाग 3 में साइंस के सवाल होंगे, और भाग 4 में जो आपका होगा हिंदी से जुड़ा हुआ सवाल होगा। तो चलते हम बात करते हैं, एक एक भाग में बात करते हैं। तो दोस्तों भाग 1 में पहला पार्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट इवेंट्स का जो सिलेबस है आपका, इससे 6 प्रश्न होंगे और अंक आपको इससे होगा 24 अंक होगा। अगर आप 6 प्रश्न के सही जवाब देते हैं तो आपको 24 अंक मिलते हैं। आप सोचते होंगे कि इसकी तैयारी हम करें कैसे। तो बहुत सी पत्रिकाएं आती है, जैसे कि मैं एक पत्रिका बता रहा हूँ, समान ज्ञान दर्पण होता है। समान ज्ञान दर्पण पत्रिका आप मंथली मैगजीन है, इसे आप खरीदें और इसे पूर्ण रूपेण पढ़ें। साथ ही आप अखबार का भी सहारा ले सकते हैं। अखबार आप हिंदुस्तान हो चाहे दैनिक जागरण का अखबार हो उसे पढ़ें। अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो तो और भी बेहतर है। और उसके बाद अखबार में आप क्या पढ़ें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें होती हैं, संपादकीय जो खबरें होती हैं, और अंत में जो पेज होता है, साथ ही उसके बाद खेल का जो पेज होता है, पहला पेज को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद आप इंटरनेट से भी खबरें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल है तो आप इंटरनेट से जुड़ी हुई जो खबरें होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसे पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें। उसके बाद दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं जो बाद में इससे जुड़े हुए वीडियो डालूंगा तो आपको इसे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आए हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें। भाग 1 के दूसरा पार्ट में है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। तो 6 प्रश्न इसमें भी होंगे और 24 अंक होंगे इसमें। आप इसे पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज़ आखिर पढ़ेंगे कि आपको पूर्ण रूपेण सिलेबस की पढ़ाई हो जाएगी इतिहास की। तो कक्षा 9, 10 या कक्षा 11, 12 की जो पाठ्य पुस्तक आती है बिहार सरकार की, या फिर एनसीईआरटी हो, या फिर आईसीएसई कोर्स की होती है, या सीबीएसई कोर्स की होती है, उसे पढ़ें। साथ ही आप राष्ट्रीय आंदोलन की जो पुस्तकें और भी आती है मार्केट में उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप सबसे बेहतर होता है कि लुसेंट जीके जरूर खरीद लें। साथ ही उसके साथ लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव किताब आती है उसे जरूर पढ़ें, तो बहुत ही फायदा होगा। लुसेंट जीके सुनील कुमार जी का लिखा हुआ, वो मेरे मित्र भी रह चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, बहुत ही अच्छे लिखे हैं और सब जगह फेमस है, तो उसे ज़रूर पढ़ें। इस विषय से भी जुड़ा हुआ वीडियो मैं बाद में डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं यदि आप इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं। भाग 1 के तीसरा हिस्सा में है भूगोल, ज्योग्राफी, खास करके बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। तो इससे भी 6 प्रश्न होंगे जिसमें कि 24 अंक होंगे। और हम इसे पढ़ेंगे कैसे, तो वही कक्षा 9, 10 या 11, 12 की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, जो सीबीएसई कोर्स की हो सकती है, या फिर एनसीईआरटी की बुक हो सकती है, या फिर बिहार बोर्ड की किताबें हो सकती है, या फिर सुरेश प्रसाद की भूगोल की किताब आती है उसे पढ़ सकते हैं। और ये भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो लुसेंट जीके में जो भूगोल का चैप्टर है उसे पढ़ सकते हैं, साथ ही उसका ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर होगा। इससे देश की राजधानी पूछा सकता है, या फिर पर्वत पठार के बारे में पूछा सकता है, नदी एवं उसका उद्गम स्थान भी पूछा सकता है, ये कहाँ जाके गिरती है। और मानचित्र का भी अध्ययन इसमें कर लें। मानचित्र का अध्ययन के लिए आप अच्छी बुक रहेगी ऑक्सफोर्ड एटलस होता है, ऑक्सफोर्ड मानचित्र होता है, उसे पढ़ें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। भाग 1 के चौथा हिस्सा में है भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। तो इससे भी 6 प्रश्न होंगे जिसमें कि 24 अंक होंगे। तो भारतीय राजतंत्र और शासन का मतलब यही हुआ कि आप इंडियन पॉलिटी की किताब के बारे में कही जा रही है,
तो कक्षा 9, 10 या 11, 12 की पाठ्य पुस्तक आप इसे पढ़ें। वही आपके बिहार बोर्ड की किताब जो हो सकती है, या फिर एनसीईआरटी की किताब हो सकती है, या नहीं तो आप लुसेंट जीके में जो भारतीय संविधान की चर्चा हुई है उसे पढ़ें। उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव किताब आती है लुसेंट की उसे खरीदें और उसे पढ़ें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके साथ अनुच्छेद को भी पढ़ना ना भूलें, जिसे ट्रिक के साथ पढ़ें। और अगर आप ट्रिक के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। भाग 1 के 5वें हिस्से में है, अंतिम हिस्सा है आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय रहा है ये। और आप इसमें पढ़ सकते हैं सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, यानी योजनाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो इसे भी आप 9, 10 की किताब या 11, 12 की पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप लुसेंट जीके से भी पढ़ सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ भी पढ़ सकते हैं। और सरकार की जो कई कई योजनाएं होती हैं, बिहार सरकार की हो चाहे भारत सरकार की, उसे आप पढ़ें। ये लुसेंट जीके में भी दिया हुआ है, और किस योजना से क्या लाभ हो रहा है और किस में कितनी राशि का आवंटन होता है, इसे जानने का प्रयास करें तो आपको फ़ायदा होगा। इससे भी 6 प्रश्न होंगे जिसमें कि आपको 24 अंक प्राप्त होंगे। तो ये था दोस्तों भाग 1 के सिलेबस के बारे में। पहले ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भाग 2 में 25 प्रश्न होंगे और उसमें 100 अंक होंगे। तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका जो गणित का ही पार्ट है, जिसे आधारभूत संख्यानन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम। तो इसमें आखिर क्या हो सकता है, 10वीं कक्षा के स्तर का इसमें सवाल हो सकता है, आंकड़ों का निर्वचन हो सकता है, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, जो कि 10वीं कक्षा का स्तर का हो सकता है। तो फिर आखिर आधारभूत संख्यानन में क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर दूं आपको। इसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, बोर्ड मास, एचसीएफ, एलसीएम, बायनोमियल, फ्रैक्शन, ब्याज, उम्र, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, चाल दूरी, समय कार्य, आंकड़ों का निर्णयन जैसे कि चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे। 15 चौके 60 अंक आपको इसमें मिलेंगे अगर सारे सवाल सही हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे 60 प्रश्न का मामला है, इसे बहुत गहन से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को। इसमें चैप्टर भी आपको 8-9 चैप्टर जो सिंपल चैप्टर्स है, आसान से चैप्टर है, उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस बार सिलेबस में चूंकि काफ़ी बदलाव आया है तो थोड़ा सा पढ़ने वाले विद्यार्थी को ही इसमें कामयाबी मिल सकती है। अब है दूसरा हिस्सा में तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एनालिटिक रीजनिंग है। ये चूंकि रीजनिंग का ही हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है कि तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक में कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इसमें भी कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें कि आपको 20 अंक मिलेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से मतलब कथन और निष्कर्ष तरह से सिलोगिज्म होता है, फिगर रीजनिंग भी रह सकता है। तो इसे हम लोग गौर से रीजनिंग को पढ़ेंगे तो हमारा 5 का 5 सवाल हल हो सकता है। अब इसका तीसरा हिस्सा है सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग से ही संबंधित है। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे जिसमें कि 20 अंक आपको मिलेंगे। और इसमें कौन कौन सा चैप्टर से सवाल हो सकता है ये गारंटी नहीं कि कौन सा सवाल हो। जैसे कि मैं बता दूं आपको कौन कौन सा चैप्टर होता है। सादृश्यता, श्रेणी, जिसको हम लोग सीरीज कहते हैं, सादृश्यता को एनालॉजी भी कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिमिलरिटी, पजल आदि से सवाल इसमें हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके सिलेबस रीजनिंग के और गणित के, जो भाग 2 के सिलेबस थे। अब हम बात कर रहे हैं भाग 3 में, जिसमें कि 25 प्रश्न होंगे और इसमें भी 100 अंक होंगे, 25 चौके 100। इसमें 2 हिस्सा है भाग 3 के। जैसे कि इसमें सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस की बात कर रहा है, इसमें 20 प्रश्न होंगे जनरल साइंस से और इसमें आपको 80 अंक प्राप्त होंगे। तो जनरल साइंस में आखिर क्या होगा, तो सामान्य भौतिकी, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यह 9-10 के क्लास के आधार पर ही होगा, जो कि मैट्रिक स्तर का ही इसमें सवाल होगा। तो 9-10 का फिजिक्स आप अच्छी तरह से पढ़ लें, जिसमें कि आपको मात्रक चैप्टर है, गति चैप्टर है, न्यूटन साहब का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, उसके बाद उष्मा है, उसके बाद प्रकाश है। और ये सभी चैप्टर को, कार्य शक्ति, ऊर्जा, जो चैप्टर, इसे आसान अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद इसमें केमिस्ट्री होगा, जो रसायन शास्त्र है, इसे भी आसानी से पढ़ लें, जिसमें परमाणु संख्या आदि के बारे में चर्चा है, पदार्थ के बारे में चर्चा की गई है, उसका समीकरण के बारे में चर्चा हुई है। तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको बहुत ही आसान हो सकता है इसका जवाब देना साइंस का। साथ ही इसके बाद है आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल साइंस है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और
जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं है। तो इससे 5 प्रश्न होंगे जो कि 20 अंकों का होगा। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही आसान है। सामान्य विज्ञान से जो सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ जो पर्यावरण होता है उसे पढ़ लें तो आसानी होगी आपको जवाब देने में। उसके बाद भाग 4 में जो सवालों की संख्या होगी 20 होगी और उसके लिए आपको 80 अंक मिलेंगे। तो यह जो भाग 4 है वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो हिंदी में क्या होगा, आपको खास करके इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट और सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार को योग्यता की परीक्षा करना है। साथ ही प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा: दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि गद्यांश में क्या होगा। पहले हम लोग पार्ट 1 में उससे चलते हैं। हिंदी के गद्यांश को पढ़कर समझना है और उत्तर देने की क्षमता आप में जांची जाएगी। यह कभी नहीं सोचिएगा कि हम गद्यांश में आंसर मतलब लाइन बाय लाइन आंसर को लिख दें। असल में उसमें आंसर छिपा हुआ होता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हम गद्यांश से आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है शब्द प्रयोग और शब्द भंडार। तो इसमें क्या होगा, आपका विपरीतार्थक शब्द होंगे, मुहावरे होंगे, पर्यायवाची होंगे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे। ये सभी शब्द इसमें होंगे। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा हिंदी के सवालों को जवाब देना। उसके बाद हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में आखिर क्या होगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया आदि से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। उसके बाद फिर लिंग जो होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उससे जुड़ा हुआ सवाल होगा। वचन से होगा, एक वचन, बहुवचन, संधि से जुड़ा हुआ सवाल रह सकता है, साथ ही समास से भी जुड़ा हुआ सवाल रह सकता है। तो इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है हिंदी के सभी सवालों को जवाब देने में। क्योंकि इसमें भी 80 अंक है, इसे भी गहराई से पढ़ेंगे। हिंदी के लिए जो आप किताब पढ़ें वो है, आपको मैं बता दूं, आर.एस. अग्रवाल की जो हिंदी किताब आती है कंपटीशन के क्षेत्र में, वो भी उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही आप एक पुस्तक आती है सरल हिंदी व्याकरण और रचना, वसुदेव नंदन का, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, जो मैट्रिक के लेवल में अच्छी किताब मानी जाती है। और जाए तो मैथमेटिक्स के लिए अच्छी किताब मानी जाएगी आर.एस. अग्रवाल की जो पुस्तक होती है मैथमेटिक्स की, उसे पढ़ें। और साथ ही रीजनिंग की किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए भी आप अच्छी किताब आती है आर.एस. अग्रवाल की ही, या नहीं तो आप उसे एक छोटी किताब आती है मार्केट में जो दीपक कुमार उसके राइटर हैं और परफेक्ट पब्लिकेशन का आता है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिलेबस के बारे में चर्चा जो फॉरेस्ट गार्ड या वनरक्षी के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सर्वप्रथम आपको मिल जाए।